अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, शहर कायद कराची शहर जो है आबादी के लिहाज से दुनिया का तीसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। शहर की कितनी अहमियत है ये तो हम दीगर प्रोग्राम में डिस्कस करते रहते हैं कि 70% रेवेन्यू जो है पाकिस्तान को इस शहर से मिलता है। और कुछ अर्से पहले तक इस शहर को जो है रोशनियों का शहर कहा जाता था। लोग यहाँ पर आते थे रोज़गार के लिए, घूमने फिरने के लिए, लेकिन अब लोग यहाँ से बाहर जाने को जो है बेताब हैं। और इसकी वजह यह है कि अब जो कराची के लोग हैं उनके नसीब में सिर्फ गोला बारूद, लाशें और इसके अलावा भत्ता, किडनैपिंग, ये चीज़ें रह गई हैं। कल भी हमने देखा एक रैली पर फायरिंग भी जिसमें 12 अफराद हलाक हुए और 30 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। आज हड़ताल का ऐलान किया गया था सिंध भर में, जो कि इतनी ज़्यादा कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद 6 लोगों को हलाक किया गया और 20 से ज़ायद लोग आज भी जो है वो ज़ख्मी हुए। टारगेट किलिंग कभी तो लसानी बुनियाद पर कहा जाता है कि हो रही है, कभी कहा जाता है कि फ़िरकावारियत की वजह से हो रही है, कभी सियासी वजह बताई जाती है इस टारगेट किलिंग के पीछे। लेकिन इस टारगेट किलिंग की वजह से साल में हज़ारों लोग जो हैं वो हलाक हो जाते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि अमन किस तरह बहाल होगा, लेकिन ये जानने से पहले ये ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आयद होती है, कौन रिस्पॉन्सिबल है कराची में अमन कायम करने के लिए। तो इसका आगाज़ हम करेंगे लीडरशिप से। इस वक्त सूबे सिंध के जो चीफ मिनिस्टर हैं कायम अली शाह साहब, वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनके हवाले से पहले हम बात कर लेते हैं। और उनका एक क्लिप मैं आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि 4 साल से वो इस सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और अभी तक उनको इल्म नहीं है कि इस शहर की, कराची शहर की आबादी कितनी है। तो ये सुन लें, फिर इसके बाद आगे बात करेंगे। ऑर्डनरी क्लिक तो हैं, इतना बड़ा शहर है, 20 लाख की आबादी है, 20 करोड़ की, सॉरी 20 लाख की आबादी है, 20 करोड़ की, सॉरी 2 करोड़ की आबादी है, 2 करोड़ की आबादी है। और इसको कोई 30-35 हज़ार पुलिस कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। जी हाँ नाज़रीन, कायम अली शाह साहब हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के। कभी कहते हैं कि 20 लाख की आबादी है, कभी कहते हैं 20 करोड़ की आबादी है, फिर शायद कहीं से आवाज़ आई 2 करोड़ की, तो उन्होंने कहा 2 करोड़ की आबादी है। उनको ये भी नहीं मालूम कि पुलिस वाले कितने हैं। 30 या 35 हज़ार पुलिस वाले हैं जो कि रखवाली कर रहे हैं इन 2 करोड़ लोगों की। इनके बारे में ये भी मशहूर है कि ये नुमाइशी चीफ मिनिस्टर है, क्योंकि एक वक्त में जब डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा इंटीरियर मिनिस्टर थे तो कहा जाता था कि वो डिफेक्टो सीएम है और सारे फैसले वही करते हैं। इसके बाद जब वो चले गए तो मंजूर वसान साहब आए इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन वो शायद इतने पावरफुल नहीं थे, इसलिए कहा जाता था कि आगा सिराज दुरानी साहब जो हैं वो डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर है, फैसले वो करते हैं। और आजकल कहा जा रहा है कि उवैस मुजफ्फर साहब, जो कि उवैस टप्पी के नाम से भी जाने जाते हैं, वो सारे फैसले करते हैं। और ये सिर्फ कायम अली शाह साहब जो हैं वो एक नुमाइशी चीफ मिनिस्टर हैं। इंटीरियर मिनिस्टर के हवाले से अगर हम बात कर लें तो सबसे पहले डॉक्टर मिर्ज़ा साहब, जो कि पहले शायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को पसंद नहीं थे, बाद में अपनी जमात से भी उनको दूर कर दिया गया। उनके बाद मंजूर वसान साहब आए, जो कि गैर मामूली सूरत हाल में जो है छुट्टी पर चले गए। पहले बताया जा रहा था कि कुछ ज़ाती मसरूफियात है, फिर पता चला कि इलाज के लिए वो दुबई जा रहे हैं और 1 महीने की छुट्टी पर होंगे। तो ये तो वो लोग हैं जो कि बराह रास्त रिस्पॉन्सिबल हैं कराची में अमन कायम करने के लिए। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी खाली इन लोगों पर नहीं आती है। सिंध में पाकिस्तान की जिस तरह की वफाकी हुकूमत है, सिंध में भी एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी है, जिसका सबसे भारी मैंडेट है कराची का। इसके अलावा ANP भी इस कोलिशन का हिस्सा है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ भी इस कोलिशन का हिस्सा है। तो ये बहुत बड़ी कोलिशन है, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो इसकी तीनों पर आती है, तीनों बड़ी जमातों पे, ANP, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी। अक्सर हम सुनते हैं कि ये पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाती हैं कि पीपल्स पार्टी की जो अमन कमेटी है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कभी कहती है कि उन लोगों की वजह से ये हालात ख़राब हो रहे हैं, कभी उनका इशारा ANP की तरफ होता है, ANP कभी इशारा जो है वो MQM की तरफ करती है। और फिर हम देखते हैं कि एक तीसरी कुव्वत आ जाती है जिस पर सारा इल्ज़ाम डाल दिया जाता है, जो कि कौन है, बाहर से आते हैं या पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं, ये किसी को नहीं मालूम। तो अमन किस तरीके से बहाल होगा, ये सूरत हाल है। क्या सोल्यूशन पॉलिटिकल होगा या फिर किसी और तरीके से अमन की बहाली होगी, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रशीद गोडियल साहब, आप मेंबर नेशनल असेंबली हैं, आपका ताल्लुक है MQM से। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं कराची से रियाज चांडियो साहब, आप चेयरमैन हैं GS सिंध महाज के, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने भी हमें ज्वाइन किया है। रफ़ीक इंजीनियर साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगे, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली और सिंध में मिनिस्टर भी हैं। और मेराजुल हुदा साहब जो कि जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखते हैं, वो भी हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। रशीद गोडियल साहब, क्या वजह है 4 साल आप लोगों की कोलिशन रही है सिंध में, अभी तक अमन बहाल नहीं हुआ, कहाँ पे फेलियर है? शहजाद, जो कल का वाक़या हुआ और इससे 10 दिन पहले जो कुछ वाक़यात हुए, तो जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शहजाद कहती थी कि क्रिमिनल अनासिर हैं, फ़लाँ फ़लाँ जगह पे हैं,
जो कराची के मासूम शहरियों से बदतखोरी करते हैं, लियारी के मासूम आवाम को यरगमाल बना के रखा हुआ है, तो मना किया जाता था कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, शायद MQM किसी कौम कबीले के ख़िलाफ़ है। जैसे कायद अल्ताफ़ साहब ने जब तालिबान की बात की थी और दहशतगर्दों की बात की, तब भी मजाक उड़ाया गया था, सभी बोला गया था कि शायद पख्तू कौम के ख़िलाफ़ है। तो हम तो हक परस्त है, हक परस्ती की बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं कि पिछले 10-15 दिन पहले जो पुलिस ऑपरेशन हुआ लियारी में, आपने देखा होगा, उस पर रॉकेट लॉन्चर भी चले, बम भी गिरे, 40 लोग शहीद भी हुए, तो वो पुलिस की गोलियों से तो नहीं हुए थे ना। और मीडिया ने ही दिखाया कि इतने रॉकेट लॉन्चर फायर हुए। कल का दिन देख लें, कल मोहब्बत अमन सिंध के नाम से एक रैली निकाली गई। अब उस रैली के अंदर कौन कौन शामिल था, आपने मीडिया ने सब कुछ दिखाया है। इसमें पीपल्स अमन कमेटी के बंदे थे जिसमें 35 मुकदमात हैं, FIR कटी हुई है, जिसकी हेड बनी है, वो शरीक थे। इसके अलावा मुस्लिम नून के लोग शरीक थे, इसके अलावा एथनिक ग्रुप के लोग शरीक थे, सिंधी कौम परस्त थे। और ये रैली निकली कहाँ से? चीलकोटी के पास है। ये चीलकोटी वही जगह है ना जहाँ रॉकेट पुलिस पे गिरे थे, जहाँ बख्तरबंद गाड़ियाँ तबाह हुई थी। अच्छा चले सब चीज़ मान लेते हैं, जो रैली निकली वहाँ से घास मंडी गई, धोबी घाट गई, नेपियर रोड गई, वो इलाका किसके कंट्रोल में है? वहाँ पीपल्स पार्टी वाले भी नहीं जा सकते, MQM वाले भी नहीं जा सकते, वो तो पीपल्स अमन कमेटी की अमाज का बना हुआ है। तो सारा इलाका वो फायरिंग वहीं से, लोग वहीं से, एक तमाशा खड़ा करने की कोशिश सिंधी और महाजिरों में, जो कि महाजिर अपने आप को नया सिंधी कहते हैं, तो उस पर तफरका डालने के लिए, सिंध की वहदत को पामाल करने के लिए। अब जो इशू नहीं था, देखिए जो रैली निकालने वाले अगर लियारी से थे और लियारी के लोगों ने फायरिंग की, तो अपने मासूम लोगों को उनमें भी ग्रुप चल रहे हैं ना, उनमें तो गैंग वॉर चल रही है उनमें, तो आज की नहीं, शदा आपने भी कवर किया है, मैं गलत नहीं कह रहा, तो आपने भी कवर किया उन गैंग वार्स को। तो इनकी आपस में लड़ाई भी चल रही हैं, इनके आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं करते, क्योंकि वो लैंड का मसला है, भत्ते का मसला है, टारगेट किलिंग का मसला है। मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा। इसके बाद देखने की बात यह है कि मुस्लिम लीग नवाज अपने आप को कौमी जमात कहती है। कौमी जमात कहाँ खड़ी हुई है आज? और कौम परस्तों के साथ खड़ी हुई है, ताकि नफरतों के बीज बढ़ाए जाएं। हम कहते हैं सिंध में रहता है नया सिंधी, पुराना सिंधी, हम मिलके काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और सिंध को खुशहाल करने की तरफ जा रहे हैं। कराची आपने खुद ही बताया दुनिया के 3 बड़े शहरों में से एक शहर है और 70% रेवेन्यू जनरेट करता है। यहाँ की कमाई से पंजाब का बजट भी बनता है, यहाँ की कमाई से पख्तूनख्वा का भी बनता है, यहाँ की कमाई से बलूचिस्तान का बजट भी बनता है, क्योंकि नेशनल फाइनेंस अवार्ड में जो पैसे जाते हैं कराची की आमदनी से ही जाते हैं ना, जो फेडरल किटी में पैसा आता है। अब यहाँ पे क्यों जरूरत महसूस हुई, जबकि एक दिन पहले करारदाद असम्बली के अंदर आ गई जिसमें MQM ने भी उस करारदाद का साथ दिया कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते, तो मामला ख़त्म हो गया। तो खामाखा MQM को ब्लेम करने के लिए या फिर कराची में खूनरेज़ी करने के लिए या फिर इनका कोई और एजेंडा हो सकता है, किसी और एजेंडे पे काम कर रहे होंगे, लेकिन उससे कराची के मासूम शहरियों की जाने गई। इसके अलावा दुकानें जली, मोटरसाइकिलें जली, इसके अलावा आज भी तकलीफ है। पूरे सिंध में इन्होंने अनारकी की कैफियत पैदा कर दी। अच्छा। तो वो मोहब्बतें, वो दोस्तियां, वो रिश्तेदारियां जो आपस में नए बोलने वाले सिंधियों, पुराने बोलने वाले सिंधियों में हैं और रहेंगी इंशाल्लाह। ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते, क्रिमिनल अनासी खात्मा होना चाहिए। मैं इस पर आता हूं क्योंकि हम सॉल्यूशंस के हवाले से बात करेंगे। रफीक इंजीनियर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया रफीक इंजीनियर साहब। रफीक इंजीनियर साहब ये बताएगा कि कराची के हालात कब कंट्रोल में आएंगे, कैसे कंट्रोल में आएंगे? कभी लैंड ग्रैबिंग के हवाले से किलिंग होती है, कभी लसानी, कभी फिरका वारियत, कल एक अमन रैली पर जो है अटैक किया गया, कोई पकड़ा नहीं जाता मौके वारदात पर, हमेशा जो है गनमैन आते हैं कहीं से, अनआइडेंटिफाइड गनमैन, वो गोलियां बरसा के चले जाते हैं, लोगों को हला करके चले जाते हैं, कभी कोई नहीं पकड़ा जाता मौके वारदात पे। क्या वजह है इसकी? थैंक यू शहजाद साहब। देखें मैं जब से मुझे 9 बरस हो गए, मैं असेंबली का मेंबर हूँ। लॉ एंड ऑर्डर पे जब भी बजट आया, हमने जो है 8 वंस जो डिमांड की गई है, हमने बजट को अप्रूव किया है। जो सिंध पुलिस ने मांगा है हमने अप्रूव किया है, जो रेंजर्स ने मांगा है हमने अप्रूव किया है। हम जो इतने पैसे लगाते हैं रेंजर्स पर और सिंध पुलिस पर के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि ये इदारे अमन व अमान के क़याम को कायम करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। मुझे ये कहना पड़ रहा है, ये इदारे चाहे रेंजर्स हो चाहे आपकी सिंध पुलिस हो, वो अमन अमान के क़याम में हमें जो है वो नाकाम नज़र आ रहे हैं। जब बजट मांगते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए,
सारे जो है MPAs वहाँ सिंध असेंबली में बजट को जो है उसको आइस कहते हैं। तो इतने लोगों को जब पाकिस्तान जो यहाँ पर रेंजर्स है, सिंध में जो रेंजर्स है, इतना बजट बड़ा हम उन्हें देते हैं, जब वो हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती और सिंध पुलिस हमारा तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकती, शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करती, ये क्वेश्चन तलब बात है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है जो मैं बाहैसियत MPA और बाहैसियत मिनिस्टर कह रहा हूँ। जहाँ तक दूसरी बात फिर ये भी बता देना, आप बड़ी बात कर रहे हैं तो एक और भी बात ये मुझे बता दे रफीक इंजीनियर साहब, ये पुलिस वाले ये रेंजर्स किससे ऑर्डर लें? चीफ मिनिस्टर साहब कायम अली शाह है, लेकिन पता नहीं कितने डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं। होम मिनिस्टर एक आते हैं चले जाते हैं, दूसरे आते हैं, वो भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में उनको भी छुट्टी पे भेज दिया जाता है। तो जो लीडरशिप है वही नहीं है ना यहाँ। तो देखें, हमेशा ब्यूरोक्रेसी ने पॉलिटिकल लोगों को मलाइन करवाया है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां जो अंदरूने खाना जो साजिश करती है, कभी आप एंकरों ने उन पर सवाल नहीं उठाया। आप लोगों ने करप्शन हो तो सियासतदान, कोई खराबी हो तो सियासतदान, मुल्क तबाह हो रहा हो तो सियासतदान। ये जो ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जो करप्शन में भी मुलव्वस हैं, सब कुछ ये करते हैं, कभी आप एंकरों ने इनके ऊपर कलम उठाया है? ये जो हाँ, तो रफीक इंजीनियर साहब, इनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी किसकी है? इनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी हम एंकर्स की है या आप लोगों की? आप लोग ही अपॉइंट करते हैं ना इनको। इनको अपॉइंट करने की जिम्मेदारी पब्लिक सर्विस कमीशन की है। DMG ग्रुप के अफसर फेडरेशन से आते हैं और ex-PCS अफसर प्रोविंशियल गवर्नमेंट से आते हैं। ये जो है साजिशें करते रहते हैं। इनकी उम्रें हम सियासतदानों के लिए ये कहते हैं कि ये सियासतदान जो हैं, सो कॉल्ड सियासतदान, इनकी उम्रें 5 साल भी नहीं होती, 3 साल में फारिग कर दिए जाते हैं या 18 महीने में फारिग कर दिए जाते हैं। ये लोग, सुप्रीम कोर्ट कोई वो ऑर्डर करती है, वहाँ जो है 4 अफसरों ने हाई कोर्ट के अंदर ये बयान दिया है कि सियासतदान जो है हमें काम करने नहीं देते, सियासतदान हमें जो है हर्डल्स क्रिएट करते हैं। इस तरह का कानून बनाया जाए। अदलिया के अंदर ये कहा गया है कि इनको डीसीट किया जाए मुंतखब लोगों को। अब ये जो लोग हैं, जो ये फसली बटेरे हैं, जो नौकरशाही हैं, जो हमेशा नौकरशाही ने जो है ना पॉलिटिकल लोगों को बदनाम किया, और आप जर्नलिस्टों ने, आप एंकरों ने कभी उन लोगों को जो है एस्टेब्लिशमेंट को, ब्यूरोक्रेसी को कभी मलाइन नहीं किया। और सियासतदानों को आप लोगों को, आप मेरे साथ एक प्रोग्राम करें, वो लिस्ट लेके आए, मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कौन से ऐसे ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं जो कि ये सब बातें करते हैं, ये चाहते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है रफीक साहब, इसके बाद मैं अपने 2 मेहमानों का जो है पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूंगा। एक ब्रेक कल के, अब आइए कल के उस पर एपिसोड पर आइए आप कल के। मैं एक ब्रेक की तरफ जाना चाह रहा हूं रफीक साहब, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा इस पर। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है। इस ब्रेक के बाद हम जो है मैं राजुल हुदा साहब का और रांडियो साहब का भी वर्जन जानेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात कराची और सिंध में अमन किस तरीके से बहाल होगा, इस पर हम बात कर रहे हैं। रियाज चांडियो साहब, आपकी तरफ मैं आता हूं और आपका वर्जन जानने की कोशिश करूंगा। और सबसे अहम बात तो यही होगी, अगर आप करना चाहें, कि हल क्या है? सिंध को आप भी अपनी मां समझते हैं, सिंध और बिलखसूस कराची में अमन कैसे बहाल हो सकता है? सरजमीन सिंध हमारा मदरलैंड है, मगर बात यह है कि कराची के अंदर और ख़ुसूसन ये सूरत हाल है कि इस सारे खित्ते के अंदर एक बच्चा भी जानता है कि कराची के अंदर कत्लेआम करने वाली कुव्वतें कौन हैं, ये हथियारबंद मलेशियाएँ किसके पास हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के जब चीफ जस्टिस यहाँ कराची टारगेट किलिंग के दौरान आए थे, अदालत लगाई थी, तो अदालत के सामने IG, DG रेंजर्स, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन की जो टीमें थी, उनने वो रिपोर्ट दी थी कि जो कोलिशन बैठी है सिंध में,
उनके पास हथियारबंद मलेशिया हैं जो जमीनों पे कब्जा करते हैं, भत्तेखोरी करते हैं। उस सारे कत्लेआम में इन हुक्मरान जमायतों और कोलिशन पार्टनरों का कब्जा है और ये टारगेट किलरों का राज है और मासूम लोगों को मारते हैं। रोजाना ये ऐलान करते हैं और ये ऐलानात जो हैं वो ऐलानात अब बोल रहे हैं उनका नया राज शुरू हो गया है। और ये राग है कि अभी 4 आईजी तब्दील किए, ब्यूरोक्रेसी इनकी बैठी है, 4 आईजी तब्दील हुए हैं। ये सारी सिंध की बजट इनकी जेबों में है और सारे सिंध कराची से कश्मीर तक जो लॉ एंड ऑर्डर की बर्बादी हो रही है और कराची में एक टारगेट किलर भी नहीं पकड़ा जा रहा है। मासूम लोग कल शहीद हुए हैं। पुरअमन हमें रैली करने की भी इजाजत नहीं है कि भाई आप सिंध असेंबली का कोलिशन पार्टनर्स सिंध असेंबली का घेराव कराएं, कोई जुड़तू ऑर्गेनाइजेशन लेके आए जो हमारे हजारों सालों के वतन के खिलाफ साजिशें करें। ये उनके जुलूस हो रहे हैं, उनसे सरकारी प्रोटोकॉल है, रेंजर्स का प्रोटोकॉल है, पुलिस का प्रोटोकॉल है, महकमा बल्दियात का प्रोटोकॉल है। वो लोग आते हैं दिन दहाड़े हमारी सरजमीन और हमारे वजूद के खिलाफ वो बात कर रहे हैं और सिंध के लोगों को ये इख्तियार नहीं है कि वो सिंध की मोहब्बत और सिंध की वहदत के लिए रैली निकालें तो उनको आप टारगेट करें। पुलिस तमाशाई बनी हुई है, पुलिस हुक्मरानों के प्रोटोकॉल पे खड़ी है और पुलिस आईजी बोल रहे हैं कि मुझे इख्तियार नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। डीजी रेंजर्स बोल रहे हैं कि इख्तियार किसके पास से, कौन लोगों को कत्ल करवा रहा है ये बच्चा बच्चा जानता है। सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन कराची के मुतालिक पड़ा है जिसमें हम खुद ठीक है एक फरीक की हैसियत में गए थे कि हमें अमन दो, ये शहर हमारा है, इल्लीगल लोगों को निकालो, वेपन यहां से निकालो, वेपनाइज सिटी को करो। मगर ये पार्टनर्स जो हैं इनकी लूट खसूट अगर मेरी आवाज आपकी तरफ जारी है कराची में। रियाज चांडी साहब, मैंने आपका भी वर्जन सुना है। रफीक इंजीनियर साहब, आप कुछ कह रहे थे, मैं आपकी तरफ आता हूं, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि सब मेहमानों को पहले एक दफा मौका मिल जाए, वो अपना वर्जन दे दें, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। साहब, मेरे लोग मरे हैं, लियारी के निहत्ते लोगों पर फायरिंग की गई है, आपको हमारी बात सुननी होगी। मैं उन लोगों तो मैंने आपकी बात सुनने के लिए तो बुलाया है। रफीक इंजीनियर साहब, क्या हो गया आपको? आप मेरे इलाके के लोग मरे हैं, मेरे इलाके के लोगों से सारी सिंध के बेटे हैं, वो इनके इलाके के ये लोग नहीं हैं, उनके सारी सिंध के लोग उनके वारिस हैं, वो हमारे भाई हैं जो शहीद हुए हैं और ये शहीद करवाने में ये सारी हुकूमत मुल्लविस है। मासूम लोगों को कत्ल करवाने के लिए ये मुल्लविस है सारे लोग। अब मरवा कर ये कह रहे हैं कि भाई हमारे लोग मरे, ठेकेदार ना बने, ये मासूमों के खून हमारी लाशों पे ये सूबा बनेगा। आप नेते सिंध के ठेकेदार नहीं है, कौम परस्त। ये ठेकेदार असेंबली के अंदर नगमे गाते हैं, नगमे गाते हैं, टोपी पहनकर असेंबली में नगमे गाते हैं और मासूम लोगों को मारवाते हैं। ये किसने इख्तियार दिया है? ये इनकी हुकूमत के दौर में हमारी गुजारिश करता हूं रियाज चांडी साहब, रफीक इंजीनियर साहब, ये लोग सिंध के खिलाफ, रफीक इंजीनियर साहब, आप सिंध के ठेकेदार और रियाज चांडी साहब बारी बारी बात कर रहे हैं। गैरतमंद बेटे हैं, इस एंचेंट जमीन के वारिस हैं। ये ठेकेदारी आपकी नहीं है। रियाज चांडी साहब, सरजमीन के मोहब्बत करने वाले फर्द हैं, हम ठेकेदार नहीं हैं। ठेकेदारी की जिम्मेवारी आपने, हम सियासी कारकुन हैं, सियासी जबान बोल रहे हैं। रियाज चांडी साहब, रफीक इंजीनियर साहब, आप बारी बारी बात करें। आप अकेले सिंध के ठेकेदार ना बने, हम भी सिंधी है, हमारी लाशों पे सूबा बनेगा। कौन बनाएगा सूबा? किसी को जरूरत है भाई? ये सूबा करारदादों के बुनियाद पे, ये सरजमीन हजारों सालों से मौजूद है, हमें किसी की करारदाद की रैली की आवाज आ रही है। कराची में हजारों सालों से रह रहे कराची में हमारी लाशों पे इनका वॉल्यूम बंद कर दें फिर रियाज चांडी साहब का। पर सिंध के ठेकेदार ना बने, नवाज शरीफ के पैसों पर आप चल रहे हो। नवाज शरीफ की अपनी सियासत है, आपकी सियासत सिंध के बच्चे बच्चे जानते हैं कि आप सिंध के खिलाफ काम कर रहे हो। पानी सिंध के आपके दौर में पानी नहीं है, आपके दौर में अमन अमान, बेरोजगारी है, करप्शन का आवाज आ रही है, तो इनका वॉल्यूम बंद कर दें। कत्लेआम हो रहा है, ये इनके दौर में अब चिल्ला भी रहे हैं, बात करने की हमें इजाजत। मैं
मैं गुजारिश करूंगा अपने दोनों मेहमानों से, खुदारा आप बारी बारी बात करें। देखिए, इस तरह किसी की बात समझ नहीं आएगी, ना मेरे शो पे कोई ऑब्जेक्टिवली बात हो सकेगी और ना सुनने वालों का फायदा होगा। कूल डाउन हो जाए। मैं चाहूंगा कि महराजुल हुदा साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। महराजुल हुदा साहब, किस तरीके से अमन बहाल होगा कराची में, ये मेरा सिंपल सा सवाल है और इसका जवाब मैं तलाश करने की कोशिश कर रहा हूं इस प्रोग्राम में। शहजाद, सबसे पहले तो जो कल कराची के अंदर अफसोसनाक वाक़या हुआ है और जो मासूम लोग अपने मौक़िफ़ के इजहार के लिए सड़क पर आए थे, एक मोहब्बत रैली निकाल रहे थे, लेकिन अजब बात है, न जाने कौन से दरिंदे थे जिन्होंने माओं के लालों को खाक में तड़पा दिया, जिन्होंने मासूम बच्चियां जिनके साथ निकली हुई थी, ख़वातीन निकली हुई थी, उनके ऊपर फायरिंग की। और अजब बात है कि ये हुक्मरान बयान तो देते हैं, सिंध के अवाम को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते। यानी मुझे हैरत है कि कल कराची के अंदर उन मज़लूम लोगों को महफूज करने वाला कोई आदमी नहीं नज़र आ रहा था। वो सारी कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ, वो सारे इदारे, और सिंध इस वक्त एक ऐसा सूबा है जिसकी वजारत दाखिला भी सिंध के वज़ीर आला के पास है। लेकिन अगर यहाँ पर एक जमहूरी हुकूमत के दौर में भी अगर सियासी अमल करने वाले, अपने मौक़िफ़ का इजहार करने वाले महफूज नहीं रहेंगे, तो कौन इस सूबे के अंदर महफूज हो सकेगा। आपने कराची के अमन की बात की है। मैं ये कहूँगा कि अगर 12 मई 2004 के कातिलों को फांसी दे दी जाती तो ये वाक़या ना होता। अगर 12 मई 2007 के वाक़यात का नोटिस लेकर मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाता तो आज का वाक़या ना होता। अगर 17 अक्टूबर कराची के मोहतरमा बीबी शहीद के जुलूस के अंदर वो जो वाक़या हुआ था उसके मुजरिमों को पकड़ लिया जाता तो आज का वाक़या नहीं होता। हकीकत तो ये है कि कराची के अंदर मुजरिम को सारा इख्तियार है, वो सब कुछ कर सकता है, जब चाहे खून बहा सकता है, जब चाहे घरों के चिराग बुझा सकता है। लेकिन इस शहर के अंदर वो बात दुरुस्त आई कि चीफ जस्टिस के सामने हर इदारा कह रहा था कि हमारे पास तो इख्तियार मौजूद नहीं है। और मुझे नहीं मालूम कि कातिलों को पकड़ने के लिए वो जिनकी तमाम जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम्स की रिपोर्ट सबके सामने मौजूद हैं, सबको मालूम है, लेकिन ना किसी कातिल को पकड़ा जाता है, ना कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाता है, ना कानून की अमलदारी नज़र आती है। बल्कि ये नज़र आता है कि सिंध के अंदर मफाहिमत के नाम पर अमन को आज मफाहिमत की देवी के चरणों में कुर्बान कर दिया गया है। और हम ये देखते हैं मेराज साहब की आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और यही बात रियाज चांडी साहब भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने रिमार्क्स दिए इस हवाले से कि तमाम पार्टी जो यहाँ पे काम कर रही है उनके पास असला है। रफीक इंजीनियर साहब, मेरे ख्याल से तहम्मुल से बारी बारी बात करें तो आपकी बात समझ भी आएगी। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि आपके इलाके में फायरिंग हुई है, मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूं कि पकड़ा कोई क्यों नहीं जाता? फिर ये जिम्मेदारी तो आपकी है ना। शहजाद साहब देखें, हम सिंध के बेटे हैं। सिंध किसी के ठेकेदार, किसी की ठेकेदारी नहीं है। जितने वो अपने आप को मौबे वतन सिंधी कहते हैं, हम मौबे वतन पाकिस्तानी भी हैं और मौबे वतन सिंधी भी हैं। हमने यहाँ जो जिन लोगों ने कालाबाग डैम के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया, जिन लोगों ने NFC अवार्ड नहीं दिया, जिन लोगों ने सूबाई खुद मुख्तारी नहीं दी, ये तो लोग कौम परस्त तो आज उनके साथ है। पहली बात तो ये कि सारे ये लोग उन लोगों के साथ हैं। हम आपको कहते हैं कि यहाँ सूबा बनेगा, हमारी लाशों पे बनेगा। हम भी सिंधी है। यहाँ किसी के उस मौलवी की तरह हमें सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। यहाँ चाहे कत्लेआम हुए, पीपल्स पार्टी के कारकुन भी कत्ल हुए, अवामी नेशनल पार्टी के भी कारकुन कत्ल हुए, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के भी कत्ल हुए, यहाँ पर सुन्नी तहरीक के भी लोग जो हैं वो जो कत्ल हुए, या जमात इस्लामी के लोग भी कत्ल हुए। मेरा इलाका पहले से एक ऑपरेशन की वजह से जहाँ पर जो है हालात ख़राब थे, कुछ कौम परस्तों ने उसको चारे के तौर पर चील चौक से इस्तेमाल किया। अगर हम सिंध सबका है, वो अगर मलीर से निकालते, वो अगर दूसरे इलाके से निकालते तो मुझे ये कहना नहीं पड़ता। मेरे लियारी में पहले ही लोगों को जो लाशों का जो जहाँ पर ऑपरेशन हुआ, जिसको पुलिस की बदइंतजामी हुई, हम पहले ही दुखों में थे। ये रैली जो निकली है, जिन दहशतगर्दों ने वहाँ पर घात लगा के निहत्ते लोगों पर फायरिंग की है,
ये सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी को डिरेल करने के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए। नवाज शरीफ को बहुत जल्दी है। नवाज शरीफ आकर मुमताज़ भुट्टो से मिलता है, नवाज शरीफ आकर कौम परस्तों से मिलता है, नवाज शरीफ और मारवी मज़र जो है, मारवी मेमन जो है वो लेकर घूमती है, पैसे लेकर घूमती है, पैसे लेकर। मेरे इलाके के लोग बेचारे मासूम, लियारी के लोग पहले ही जख्मी हैं, लियारी के लोगों को पहले ही गोलियों का वो निशाना वो बुने हुए हैं, पहले ही वो जो है उन पर है। यहाँ से चील चौक पर अयाज लतीफ़ पलीजो साहब को कराची के दीगर इलाके भी तो मिल सकते थे, यहाँ क्यों किया? पहले ही चील चौक पर ऑपरेशन की वजह से मुझे ये बताएं रफीक इंजीनियर साहब, मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है कि मैं ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, और कल में मैंने सवाल उठाया था कि आपकी हुकूमत ने उजैर बलोच के सर पे इनाम रखा है क्योंकि वो वांटेड है। वो शख्स अगर खुलेआम तकरीर करता है, जलसे निकालता है और आप लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं, तो एक आम आदमी क्या समझे कि क्या आपकी पावर है, क्या आपकी अथॉरिटी है शहर में? देखें, उजैर बलोच के ऊपर जो हेड मनी है वो ब्यूरोक्रेसी के तरफ से एक समरी जो है इनिशिएट हुई है, उस पर जो समरी पे वो हुआ है, हम उस पर जो है हमारे जो लियारी के लोगों का हल हमने कहा है कि डायलॉग है। जब मज़ाहमतकारों के खिलाफ डायलॉग हो सकता है, बरामदाग बुगटी के साथ हो सकता है, हेरब्यार म्यारी के साथ हो सकता है, तो हम उजैर बलोच से भी डायलॉग करेंगे, उनके साथियों से भी कहेंगे। लेकिन कॉपरस्तों को पहले करना चाहिए था, आपने अवार्ड मनी निकाल दिया। हम करेंगे डायलॉग, आपने उनके सर पे कीमत लगा दी, इसके बाद आप कह रहे हैं कि हम डायलॉग करेंगे। हमारा आदमी है, वो सियासी तौर पर किसी से मिल सकते हैं। पाबंदी है हमारी कि हम चील चौक से मुजाहरा नहीं निकाले, ये पाबंदी है इलाके में कि हम मलीर में जाएं। वो हालात लोगों ने खराब किए हैं, हालात भी आप खराब करें। ब्रेक के बाद हम हालात के खिलाफ चिल्ला भी नहीं बात करूंगा। एक ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू पाकिस्तान आज रात। रशीद गोडिल साहब, कराची के हालात कैसे हैं वो तो हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, और आपको बेहतर पता है कि किस तरीके के हालात हैं। ऐसे हालात में मुहाजिर सूबे की बात करना, इसको आप समझते हैं कि एक गलत इकदाम था, इसको कंडेम करने की ज़रूरत है? शहजाद, सुबह से शाम तक हम यही बात कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे कि सिंध असम्बली में क्या करारदाद आई थी, एमक्यूएम का क्या मौक़िफ़ था, एमक्यूएम ने किस करारदाद की हिमायत की कि हम सिंध की तकसीम नहीं चाहते। मैं तो आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ जो लोग मुहाजिर सूबे की बात कर रहे हैं उनको कंडेम नहीं करना चाहिए कि इस वक्त जब ऐसे हालात हसास हैं। मेरे इल्म में मेरी पार्टी में नहीं है वो, और जब मेरी पार्टी में नहीं है तो मैं उनको बोल भी नहीं सकता, ठीक है ना। एक बात तो क्लियर है आपके सामने, लेकिन मैं तो कुछ बात और करने जा रहा हूं आपसे कि पहले मुझे इस पे बता देना, इस सूबे के पीछे अगर आप नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि आप उनको रोक भी नहीं सकते? मुहाजिर कम्युनिटी तो आपकी बात सुनती है, सबसे बड़े नुमाइंदे हैं आप उस जमात के, तो आप तो रोक सकते हैं कि ऐसे हालात में ये बात ना करें। देखिए, लोगों को समझाने की कोशिश ज़रूर की जा सकती है, वो अलग बात है, लेकिन मैं तो आपको पार्टी लाइन दे रहा हूँ कि पार्टी के वर्कर, पार्टी के लाइन और सूबे की तकसीम नहीं चाहती। इसका हमने अमली मुजाहरा किया सिंध गवर्नमेंट के अंदर, सिंध असम्बली के अंदर, रफीक इंजीनियर भी गवाही देंगे। अब जब बात आती है रैली की और तमाशे की और किलिंग की, सारी जो बात आती है, डिस्टर्ब करने की बात आती है कराची की और पूरे सिंध को खुसूसन, तो जैसे रफीक इंजीनियर ने कहा कि PML नून का पैसा चल रहा है, और PML नून के लोग आवाज़ें बुलंद कहते हैं कि हमने कौम परस्तों को अपने में शामिल किया है, और इन कौम परस्तों को भी सोचना चाहिए कि अगर वो वाकई सिंध से प्यार करते हैं, शाह लतीफ़ की सरजमीन से प्यार करते हैं, लाल शहबाज कलंदर के मज़ार से प्यार करते हैं, तो उनको ये 10 दफ़ा सोचना पड़ेगा, बल्कि 10,000 दफ़ा सोचना पड़ेगा कि वो किसके पैसे पे क्या करने जा रहे हैं। पैमरा का रूल है, पैमरा का नोटिस आए हुए हैं आपके पास कि क्रिमिनल जिस पे मुकदमात हो, जो वांटेड हो, जिसमें हेड मनी हो, उसको मीडिया पे ना दिखाया जाए। लेकिन यहाँ पे भी पाबंदी पे इतलाक नहीं होता, मुख्तलिफ चैनल आज भी दिखा रहे हैं। तो मकसद क्या है इसका कि PML नून
पीपल्स अमन कमेटी सिंधी कॉन्फ्रेंस का एक नेक्सस बना है जो टू डिस्टर्ब सिंध। अब सिंध को डिस्टर्ब करने की क्यों बात की जाती है? कि कराची रेवेन्यू जनरेट करता है 68 to 70%, आपने प्रोग्राम के हिस्से में कहा। सिंध गवर्नमेंट का बजट का नियर अबाउट 90% और 91% जो है वो शहर कराची प्रोड्यूस करता है। जब एक शहर प्रोड्यूस करता है इसका मतलब आप सिंध असेंबली को भी और सिंध गवर्नमेंट को भी तबाह करना चाहते हो। खुदा न ख्वास्ता आप खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान के पीछे पड़े हो। आपका एजेंडा क्या है? आप कौम परस्तों के साथ बैठ के कौम की सियासत कर रहे हो या कौम का बंटवारा कर रहे हो? पहले सवाल का जवाब दे कि कौम का बंटवारा चाहते हो या कौम की सियासत कर? कौम किसको बोलते हैं? पाकिस्तान एक कौम है, ठीक है ना। अब जहां तक बात आती है कि भाई मैं सिंधी हूं तू सिंधी नहीं है, तो अल्ताफ भाई ने 20 दफा कहा है, कई सालों से कह रहे हैं कि महाजिर अपने आप को नया सिंधी कहें, और जब सूबे की करारदाद है तो सूबे के साथ खड़े हुए। अच्छा। तो अब रैली का मकसद क्या? पीछे पैसे किसके? क्या ड्रामा करने की कोशिश की जा रही है? रफीक इंजीनियर सही कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है जल्दी इलेक्शन हो या पूरा सिंध आग में जल जाए। इन्होंने पहले भी सियासत की थी जाग पंजाबी जाग पे, अब ये सिंधी कौम परस्तों को मिला के ये डिवाइड करना चाहते हैं। रियाज चांडियो साहब क्या कहेंगे कि जो कौम परस्त हैं, सिंध कौम परस्त, वो इस वक्त नून लीग के पैसे पर खेल रहे हैं और एक नेक्सस बन चुका है पीपल्स अमन कमेटी का, नून लीग का और सिंध कौम परस्त जमातों का? शहजाद साहब, सिंध के कौम परस्त अपनी वतन और हज़ारा साल तारीख के मुहाफ़िज़ हैं। ये पैसों का बाद नून लीग के साथ तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी ने भी कोलिशन बनाया था। ये पता नहीं जिनके साथ बैठते हैं वो फरिश्ते हो जाते हैं, जिनके साथ नहीं बैठते हैं वो क्या क्या हो जाते हैं। फरिश्ते या ना फरिश्तों की बात नहीं है ना, बात को उस तरफ लेके नहीं जाओ। आज की बात करो, समझ रहे हैं आज क्रिमिनल को साथ लेके बिठाया, आज कमेटी को साथ लेके बिठाया, मुस्लिम लीग को साथ लेके बिठाया। मुझे बात करने दें, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। तबाह करना चाहते हैं, शालती की सरजमीन को आबाद करना चाहते हैं, कौम में डिवाइड करना चाहते हैं। जी रियाज साहब आप बात करें। ये तारीख के हादसे में उर्दू आबादी अपने हजारों साल अबाओ और अजदाद का वतन छोड़ के आई थी। सिंध के लोगों ने इन्हें वेलकम किया था। ये सरजमीन और सिंधी कौम इनकी मौसिन है, ये सरजमीन उनकी माँ है। हम उर्दू बोलने वालों को अपना भाई समझ रहे हैं। हमने किसको मना किया है? अगर सिंध की वहदत के खिलाफ कराची में बोल महाजिर कौम ने और कराची को आबाद करके मुल्क को रेवेन्यू की मदद जितना देती है पूरा पाकिस्तान को देता भी नहीं है। यह है कि अगर लतीफ का पैरोकार और धरती का बेटा खुद को समझ रहे हैं तो ये गैरतमंद बेटे पे फर्ज है कि शहर में जिसने पैनाफ्लेक्स लगाया है और हमारी सरजमीन और वहदत पे क्रॉस दिए हैं वो गद्दार है, उनके खिलाफ जिसने कल फायरिंग की है, जिसने कल रॉकेट जिसने कल बम गिराया, उसके मुतालिक क्या कहोगे? नून के पैसे पे क्या कहोगे? उस पैसे पे सिंध को डिवाइड क्यों करना चाहते हो? जितने आप सिंध के हकदार वफादार हो, इस तरह मैं सिंध का बेटा हूँ, रफीक इंजीनियर सिंध का बेटा है, डिवाइड ना करो कौम को। और आप सिंध के बेटे हैं, डिवाइड ना करो। सर्टिफिकेट देने वाला कोई नहीं हूं, जितना मेरा हक है मेरी बात सुने, देखें उतना आपका है, सियासी जमातें, रफीक साहब का। मैं ये कह रहा हूं जमातें ये कह चुकी हैं कि हम सिंध की तकसीम के हक में नहीं है। एक तो जीएस तमाम सिंध की जमातें कह चुकी है कि हम तकसीम के हक में नहीं है, तो उनके खिलाफ वॉल चॉकिंग से तो सिंध नहीं तकसीम हो जाएगा ना। अमली तौर पर क्या कहते हो? कोलिशन पार्टनर्स को वाज़ेह फैसला करना होगा कि जो ये कह रहे हैं अच्छा मुझे गलत है। भाई हम ये कह रहे हैं कि भाई हम एक तो जीएसएन महाज या साइंस जीएम सेठ के पैरोकार, हम नून लीग के साथ हमारा कोई अलायंस नहीं, मगर हम सियासी लोग हैं, एक दूसरे के साथ बैठेंगे, मुत्तहिदा हमारे साथ बैठी है। अगर ये कह रहे हैं कौम परस्त पुरअमन सियासतदान है, सारी दुनिया जानती है कि दहशतगर्द कौन है। अगर गवर्नर साहब बैठे तो उस पे भी हेड मनी, मेरी आवाज आप तक पहुंच जाती है तो प्लीज मेरे सवाल सुन लिया करें। हेड मनी था, कौन लगाता है हेड मनी, किस पे पाबंदी आई? नेशनलिस्ट, पीसफुल और अदम तशद्दुद के पैरोकार, हम तशद्दुद पसंद और टेररिस्ट। रियाज साहब आप सुनते तो है नहीं सवाल, आप अपनी तकरीर करते चले जा रहे हैं, मेरा सवाल तो आप सुनते नहीं है। अब मेरे पास वक्त कम बचा है। मेराजुल हुदा साहब आपने सबकी गुफ्तगू सुनी है, ये मेरे पास एक लिस्ट है, सिंध कैबिनेट में 48 मिनिस्टर्स हैं, 22 जो सीएम साहब हैं कायम अली शाह साहब उनके असिस्टेंट हैं या एडवाइजर है, मतलब ये तकरीबन 70 लोगों का कैबिनेट है, इनफैक्ट एग्जैक्टली 70 लोगों का कैबिनेट है। और रफीक इंजीनियर साहब कहते हैं जिम्मेदारी इनकी नहीं ब्यूरोक्रेसी की है। कौन फिर अमन कायम करेगा? शहजाद साहब हुकूमत, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं रफीक साहब, मैं आ रहा हूं मेराज साहब से, मैं आपकी तरफ आऊंगा रफीक साहब, क्लोजिंग रिमार्क मैं आपसे ही लूंगा, लेकिन पहले मुझे मेराज साहब तो सवाल करने दें। मेराज साहब मुझे पहले मेराज साहब से बात करने दें, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ।
जी, बुनियादी मसला यही है कि सिंध के अंदर इख्तियार है किसके पास। वो अखबारात जब छापते हैं तो ये जो 70 अफराद की फहरिस्त है, इसके अलावा किसी का नाम आता है, वो कहते हैं डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर तो कोई और है। और अगर लियारी ऑपरेशन हो रहा था तो उसके अंदर भी बड़े बड़े लोग ये कहते थे कि हम बिल्कुल बेबस हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, किसी मामले को रोक नहीं सकते। इस वक्त भी ये सूरत हाल है कि अगर सिंध के अंदर कोई चीज़ हो रही है, मैं समझता हूँ कि एक जमहूरी हुकूमत मौजूद है, उस जमहूरी हुकूमत को अपनी ज़िम्मेदारी महसूस करनी चाहिए और ज़िम्मेदारी महसूस करते हुए सबको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इक़दामात करने चाहिए। और मैं ये बात कहूँगा कि सन 2008 में सिंध के चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर एक APC हुई थी, जो असम्बली के अंदर मौजूद हैं, जो असम्बली के बाहर मौजूद हैं, वो सब के सब उसके अंदर शरीक हुए थे। और उसके अंदर एक जॉइंट रेजोल्यूशन हुआ था जिस पे सबने इत्तफाक किया था। ये बात कही गई थी कि कराची के अमन के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर जिस पुलिस को नामजद किया जाए वो सियासी असरात के तहत ना हो। ये कहा गया था कि कराची को डीवेपनाइज किया जाएगा। मैं उसकी डिटेल में बिल्कुल नहीं जा सकता। मेराज साहब, मुझे सिर्फ रेजोल्यूशन की करारदाद के अंदर 7 से 8 इक़दामात का तस्करा किया गया था। ठीक है, मेराज साहब, अफसोस के साथ कहना पड़ता है किसी चीज पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। अमन ठीक है, रफीक साहब मेरे पास बिल्कुल कम टाइम रह गया। मैं चाहूंगा कि आप क्लोजिंग रिमार्क्स दे दें अपनी। जी 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 रफीक इंजीनियर साहब बोले। शहजाद साहब देखें, एक रेजोल्यूशन यूनानी मसली सिंध असम्बली में पास हुआ था जिसमें पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा ने जो है सिंध की हिमायत में और सूबे के खिलाफ वो रेजोल्यूशन दिया था। सलीम हैदर साहब को कुछ लोग जो है सपोर्ट कर रहे हैं दरपर्दा, वो भी एक्सपोज होंगे। यहाँ सिंध में कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है कि यहाँ सूबा बने। कौम परस्तों के पास 18वीं तरमीम के बाद ना सूबाई खुद मुख्तारी का मामला रह गया है, ना कालाबाग डैम का मामला रह गया है, ना NFC का मामला रह गया है। और नवाज शरीफ को मैं चैलेंज से कहता हूं कि लियारी वाले पीपल्स पार्टी के अलावा किसी पार्टी में नहीं जाएंगे। ये दीवाने का ख्वाब है। लियारी के लोग भुट्टोइस्ट हैं, भुट्टोइस्ट रहेंगे, चाहे जफर बलोच हो, चाहे शाहिद हो, चाहे उजैर बलोच हो। इन लोगों को यहाँ आके ये ट्रैप होंगे। और जरदारी साहब ने जो काम किए है लियारी के अंदर, ना उजैर फरामोश कर सकता है, ना जफर फरामोश कर सकता है, ना लियारी की आवाम फरामोश कर सकती है। मैं चैलेंज। लेकिन रफीक साहब हकीकत तो ये भी है ना, रफीक साहब हकीकत तो ये भी है ना कि उस इलाके में आप खुद नहीं जा सकते, आपका अपना घर जला दिया जाता है वहां पर। ये भी तो एक हकीकत है ना। देखिए कैसे जुटलाएंगे आप? लोग गुस्से में करते हैं। मेरा घर है, सदियों से हम लियारी में पैदा हुए हैं, ये सूबा मेरा है। ये सूबे में यहाँ ये सूबे के सूबा जो बनेगा हमारी लाशों पे बनेगा। सिंध कदीमी एक था। हम कौम परस्तों से ज्यादा हम पाकिस्तान परस्त भी हैं और सिंध परस्त भी है। और जब बहुत शुक्रिया रफीक इंजीनियर साहब, रियाज चांडियो साहब, मेराजुल हुदा साहब और रशीद गोडियल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। इस पे तो मेरे ख्याल से कंसेंसस है, एटलीस्ट ऑन रिकॉर्ड ये कंसेंसस है। बिहाइंड द सीन्स पता नहीं क्या बातें हो कि तमाम जमातें कहती हैं कि सूबा नहीं बनेगा, सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे। फेसबुक पर और ईमेल के जरिए आप फीडबैक भेज सकते हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।